Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिज़िक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आप लोग अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स में अभी तक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को पढ़े हैं, जिस सर्किट में केवल रेजिस्टेंस होते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होते हैं, उसको प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का नाम दिए हैं, ओनली आर वाली सर्किट। अब हम लोग इस लेक्चर में अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 5 में एसी सर्किट विथ ओनली इंडक्टर इस टॉपिक को सीखेंगे। इसी का दूसरा नाम प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट। मतलब इसका हम लोग जो इंडक्टर के वाइंडिंग्स में रेजिस्टेंस होते हैं, क्योंकि इंडक्टर जैसा क्या पढ़े हैं, इंडक्टर कॉइल होता है, सोलेनॉइड होते हैं, तो जो उसके वाइंडिंग्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि कंडक्टर के वायर से बनते हैं इंडक्टर। तो हम लोग रेजिस्टेंस को इस समय कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग मान के चलेंगे कि इंडक्टर के रेजिस्टेंस 0 है। साथ में बच्चों टॉपिक को आसान बनाने के लिए कुछ हम अपने हिंट्स की भी मदद लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बात भी हम लिखेंगे, जैसे कि आपको कोई भी टॉपिक बहुत इजी लगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके जब कुछ मैं इधर लिखूँगा तो ये होगा हिंट, और ये होगा टॉपिक को आसान बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे, टेक्निक्स होंगे। मैंने शुरू से ही बोला हुआ है कि मैं आपको पूरा नोट्स लिखाता हूँ। बारी बारी वाला हम लोगों ने काम नहीं किया है, पढ़ा पहले, नोट्स बाद में दे रहे हैं, पीडीएफ बना के दे रहे हैं। इस तरह से क्या होता है, पढ़े कुछ और नोट्स में आ गया कुछ, कन्फ्यूज़न अराइज हो जाते हैं। तो वो हमने नहीं किया है। शुरू से पूरी नोट्स में लिखाते चल रहा हूँ। आप नोट्स को कॉपी करिए, फिर उसी को देख करके आप सारे बुक को सॉल्व करिए, तो फिर नोट्स हमारा ऐसे चलता रहेगा। और साइड में कुछ हिंट्स हम लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स हम लेंगे। तो ये बात को ध्यान रखेंगे आगे आने वाले सारे टॉपिक्स में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको मैं याद दिलाऊंगा, जो एक यूनिट्स का रिलेशन लिया था मैंने, वोल्ट इक्वल टू एम्पियर इनटू ओम। इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम। अब ये यूनिट का जो रिलेशन है ये तो सभी जगह पर फॉलो होंगे, सभी जगह पर ये काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक इस रिलेशन पर नज़र डालते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेते हैं हम लोग प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट, जिसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या होता है करंट, क्या होते हैं वोल्टेज। तो आइए सबसे पहले हमने लिया एक एसी सोर्स। इस एसी सोर्स का सिंबल जैसा कि अब आप जानते हैं ऑलरेडी। अब ये जो एसी सोर्स है इसकी इंस्टैन्टेनियस ईएमएफ को लिखा एप्सिलॉन, और जैसा कि आप ये भी जानते हैं हम एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये टर्मिनल हो गया हमारे एसी सोर्स के। अब इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस लगा रहे हैं एक इंडक्टर। ये लगाया एक इंडक्टर, जिस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L है। इस इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस L है। अब इस इंडक्टर के 2 एंड्स आप यहां समझ सकते हैं, आप यहां भी समझ सकते हैं। इंडक्टर के 2 टर्मिनल, इंडक्टर के 2 एंड्स। क्यों? बिकॉज इन दोनों पॉइंट के बीच में तो कोई सिस्टम नहीं है, एंड सो दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट समझते हैं। इस
किसी भी सर्किट में, ये दोनों पॉइंट को सेम पॉइंट समझते हैं किसी भी सर्किट में, क्योंकि इस बीच में कोई सिस्टम नहीं है। तो फिर इंडक्टर की जो टू एंड्स हैं, यही टू एंड्स हमारे एसी सोर्स के भी हैं। तो यदि इंडक्टर के क्रॉस हम वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, यदि हम भी ले लें, ठीक है, भी इज पोटेंशियल डिफरेंस या कहिए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो फिर यही जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये हमारे एसी सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज भी हो जाएंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सोर्स भी को समझेंगे एप्सिलॉन फॉर ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब देखिए भी का इक्वेशन, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही टर्मिनोलॉजी कर लिए हुए हैं। तो भी इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो ईएमएफ का इक्वेशन आप ले रहे हैं, सिमिलर इक्वेशन वोल्टेज का होगा, बिकॉज सेम क्वांटिटी है, सिमिलर क्वांटिटी है। अब इस सर्किट में जब हम लोगों ने अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, तो जो करंट आवेगा अल्टरनेटिंग करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट को सर्किट्स में हमें ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर यहां से कंफ्यूजन आ सकता है। कोई समझ सकते हैं कि क्या इस समय जो है एसी करंट इधर ही होगा, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं कन्फर्मली कि इधर ही होगा इस समय एसी करंट। तो फिर बेटर होता है कि हम सर्किट में एसी करंट को ना दिखावें, हम लोग मान के चलेंगे कि इसमें करंट आ गया, क्योंकि जब ईएमएफ अप्लाई होगा, जब सोर्स अपना वोल्टेज अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली है करंट तो आना ही आना है इंडक्टर में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है टाइम फंक्शन है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो करंट अल्टरनेटिंग होगा। इसमें करंट आने से इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होंगे इंडक्टर में, वो भी अल्टरनेटिंग होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि करंट क्या है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंडक्टर में करंट क्या है। तो थोड़ी सी स्टेटमेंट दे दीजिए, when an inductor of self inductance L is connected with an AC source, then at any instant of time t, let EMF of the source is एप्सिलॉन, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी लिख दिया हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर इज V एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सारा चीज हम लेंगे, सारे टर्म लेंगे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, कॉमा करंट इन इंडक्टर, और करंट तो पूरे सर्किट में एक ही होते हैं, तो मैं यहां पर सर्किट भी लिख देता हूं, इज I, यानी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट इन सर्किट, करंट इन इंडक्टर इज I, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर कहें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको आप बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इन इंडक्टर इज -L di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, -L di/dt, माइनस साइन क्यों, आपको पता है लेंज लॉ से माइनस साइन आए हैं,
ठीक है, जो अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड ईएमएफ होते हैं, उसको अपोज करता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड सो नेगेटिव साइन लेंज लॉ से आया है, जो सेल्फ इंडक्शन में पढ़े थे आप लोग। एंड ये आया कहाँ से? फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई को यूज करने से, जो सेल्फ इंडक्शन में पढ़े हैं, ठीक है। अब यहां पर इस समय जो है रेजिस्टेंस नहीं है। अब रेजिस्टेंस नहीं होने से, सोर्स के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब सोर्स के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो फिर उसके जो टर्मिनल वोल्टेज होते हैं दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। और एप्सिलॉन नोट क्या है? जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। वी नोट क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज। अब ये दोनों भी इक्वल होंगे, एप्सिलॉन नोट इक्वल टू वी नोट। तो हम लोग एप्सिलॉन के जगह पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के जगह पर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर ले सकते हैं। सिमिलरली पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर को आप एप्सिलॉन नोट ले सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी ईएमएफ, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है सर्किट में, एंड सो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ विल बी इक्वल। वहीं आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि यदि सोर्स के पास में रेजिस्टेंस आ जाते हैं तो उसके टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो ईएमएफ से डिफर कर जाते हैं। फिर आपने पढ़ा है कि क्लोज सर्किट में टर्मिनल वोल्टेज और वहीं ओपन सर्किट में ईएमएफ होते हैं। चलिए, ये सब बात भी ध्यान में रखना है। तब हम लोग यहां पर किरचॉफ्स लूप रूल अप्लाई कर दे रहे हैं। तो बाय किरचॉफ्स लूप रूल या कहिए वोल्टेज लॉ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या बाय किरचॉफ्स लूप रूल। जो लूप हमारा है क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट में लूप रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसा कि किरचॉफ्स लूप रूल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है, इन अ क्लोज सर्किट इन अ क्लोज लूप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो देखिए कौन कौन से पोटेंशियल डिफरेंस है। एक तो अप्लाइड ईएमएफ बाय द सोर्स ले लिया हमने। आपने पढ़ा है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसी से यहां पर नेगेटिव साइन आया है लेंज लॉ से। तो हमारा अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव, तो फिर सेल्फ इंड्यूस्ड यानी बैक ईएमएफ बैक वोल्टेज क्या होगा? नेगेटिव। नाउ टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब इसको सॉल्व करते चलिए, बहुत आराम से सोल्यूशन आप इसका कर सकते हैं। और कुछ हमने हिंट्स रखा है साइड में, कुछ एक्स्ट्रा बात हमने साइड में रखा है, ये मैं आपको नोट्स लिखाते जा रहा हूं ताकि आपको नोट्स लिखने का कोई टेंशन नहीं हो। आप 12 का एग्जाम दीजिए, अपना कॉम्पिटिशन्स दीजिए, ये नोट्स आपको पूरा काम करेगा। ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा यहां पर एक बात मेंशन कर सकते हैं, सिंस आर इज नेग्लिजिबल, आर इज नेग्लिजिबल एंड सो टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ। आर नेग्लिजिबल है, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है हमारे इस समय इस सर्किट के अंदर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज एप्सिलॉन इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब एप्सिलॉन की जगह पर हम भी लिख रहे हैं अक्रॉस द एलिमेंट ऑफ एसी सर्किट एल हम लोगों ने सपोज कर लिया है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इज भी। तो फिर हम यहां पर भी लिख रहे हैं भी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब भी के जगह पर जो भी का इक्वेशन है भी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको डालिए भी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन अ क्लोज सर्किट, ये मैथमेटिकली सोर्स के ईएमएफ के
इक्वल भी हो सकता है और कभी इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पहचान चुके हैं। एंड सो आगे जब हम प्रोसीड करें सर्किट में तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट लेना चाहिए। ऐसे मैथमेटिकली इसको भी लोग सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर किसी भी सर्किट में किसी एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आप भी लिखते हैं, वहीं सोर्स के ईएमएफ को एप्सिलॉन लिखते हैं, ई भी लिखते हैं। तो चलिए, इसलिए हमने भी लिख लिया है। नाउ अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई लें या फिर di/dt को एक जगह कर लें, दोनों तरह से लोग करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ से di/dt ले रहा हूँ, di/dt, L इधर आ गया। नाउ V0/L साइन ओमेगा टी। अब di/dt क्या हुआ आप देख सकते हैं, di/dt दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो फिर AC है, अल्टरनेटिंग करंट है इंडक्टर में, एंड सो डेफिनेटली चेंज तो होगा ही टाइम के साथ में। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर, इन सर्किट भी बोल सकते हैं। अब क्लियरली ये साइन का फंक्शन है, तो आप बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर इज साइन फंक्शन, या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन इंडक्टर इज साइनोसॉइडली वेरिंग विथ टाइम। अब बच्चों, करंट क्या होगा, साइन का फंक्शन, ठीक है। तो करंट साइन का फंक्शन होगा, मीन्स करंट आपका साइनोसॉइडली वेरिंग करंट होगा, मीन्स अल्टरनेटिंग करंट होगा ये करंट हमारा। तो हमें यहां पर अब सॉल्व करके I का पता लगाना है, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t I क्या होगा निकालना है, यही हमारा प्रॉब्लम है। अब तो बढ़ते हैं आगे, हम अब इसको इंटीग्रेट हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन di/dt। अब इंटीग्रेट करने के लिए इस टर्म के साथ, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, ये एक टर्म है, इसके साथ में हमें वेरिएबल डालना होगा। तो जैसा कि इसमें क्या देख रहे हैं, टाइम वेरिएबल है, ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन टाइम। तो फिर d के साथ में t वेरिएबल लगाया इंटीग्रेट करने के लिए। सेम राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, तो ये तो कांस्टेंट है V0/L, V0 इज एप्सिलॉन नॉट जो कि कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज कांस्टेंट है। नाउ इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, इसके साथ भी हम dt लगाएंगे, d के साथ वेरिएबल लगाएंगे। अब लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन हम नहीं करेंगे इस समय, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। एट एनी टाइम t हमें करंट चाहिए। तो आइए इंटीग्रेशन, जैसा कि आप फील कर सकते हैं, ये di टर्म का इंटीग्रेशन होगा, dt को कैंसिल नहीं करेंगे, आप अपने मन में रखेंगे। तो di का इंटीग्रेशन, ठीक है, dt अपने मन में सोचिए कि ये टर्म नहीं है इस समय हमारे पास, केवल ये टर्म है। तो di का इंटीग्रेशन क्या होगा, I इक्वल टू V0/L। नाउ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन, कांस्टेंट है इसमें ओमेगा, पूरे को डिवाइड कर लिया ओमेगा से। नाउ प्लस एक c कांस्टेंट लगाया हमने, क्यों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो फिर हमें c डालना चाहिए, जब लिमिट आप नहीं डालते हैं तो फिर ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें लगाना होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। थोड़ा मेंशन कर दीजिए, व्हेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या सीधे भी c इज कांस्टेंट बोल दें, वो भी ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जांच करेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इस इक्वेशन को क्या हम इसी फॉर्म में आगे बढ़ावें या फिर इसमें किसी तरह का कोई चेंज करें, कोई सब्स्टिट्यूशन करें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने निकाला मीन वैल्यू ऑफ AC इन वन साइकिल, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन वन साइकिल, तो अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू वन साइकिल में क्या मिला है, 0। जो कॉस थीटा होता है, कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा होते हैं,
-1 to +1 वैरी करता है ये। एंड सो यदि कोई 1 साइकिल AC का लेते हैं, यानी 0 to 2 पाई एंगल यदि लेते हैं, तो cos ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 1 साइकिल में यानी 0 to 2 पाई एंगल में 0 होते हैं। तो जब ये 0, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0, एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा टी 0, तो ऑब्वियसली हम लोग C को क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए। C has dimension, C has dimension of करंट। पहले तो थोड़ा इसका डायमेंशन देख लें, बिकॉज यूनिट डायमेंशन में पढ़े हैं। ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन, तो फिर जो डायमेंशन I का होगा वहीं इस टर्म का होगा, वहीं इस टर्म का होगा। तो C के पास में जो डायमेंशन है करंट की डायमेंशन है। अब थोड़ा मेंशन करिए, इन 1 साइकिल, यहाँ पे लिखिए इन एंगल फ्रॉम 0 to 2 पाई। ठीक है, 1 साइकिल में जैसा कि ग्राफ पर देखे हैं, 1 साइकिल में एंगल, फेज एंगल जिसको फेज कहते हैं, 2 पाई होता है। तो इन 1 साइकिल इन एंगल फ्रॉम 0 to 2 पाई, एवरेज वैल्यू ऑफ I यानी कि AC, I मतलब AC करंट, एंड cos ओमेगा टी आर 0, दोनों की एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट I और cos ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होते हैं। सो C इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 से, देन बाय इक्वेशन 1 से I इक्वल टू V0 अपॉन L इंटू माइनस cos ओमेगा टी। अब ये जो ओमेगा है इसको हम यहां लिख रहे हैं, ओमेगा इंटू L माइनस कॉस ओमेगा टी। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कुछ हिंट्स मैं आपको आगे देता चलूँगा। अब ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, इस इक्वेशन में एक बात को जरा गौर से पहले हम देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। I इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। ये V0 है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट। तो फिर बच्चों इसका यूनिट क्या होगा? ओम, बिकॉज cos ओमेगा टी के पास तो कोई यूनिट होता नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, तब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू V0, इसके बदले में एक नया सिंबल अब हम यूज कर रहे हैं, X सबस्क्रिप्ट L। सबस्क्रिप्ट को बिल्कुल नीचे छोटा लिखना है आपको, माइनस को ज्यों का त्यों अभी छोड़ते हैं, और जैसा कि हम लोग शुरू से लिख रहे हैं करंट को, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन फंक्शन लिखते आ रहे हैं, तो इसलिए कॉस को भी साइन के टर्म में कर लेते हैं। तो नाउ कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओमेगा टी को थीटा समझिए, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब ये जो टर्म एक्सेल हमने लगाया, अब इसको हम अगले स्टेप में बोलेंगे क्या है ये। चलिए एक बार और हम इसको लिख रहे हैं, I इक्वल टू V0 अपॉन XL, माइनस साइन को एंगल में ले जा रहे हैं, साइन। अब ये जो
एंगल में माइनस लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा। तो फिर ये जो माइनस साइन है इसको हम एंगल में लगा रहे हैं, तब ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ओमेगा टी को लिखा हमने माइनस π/2। अब बच्चों पोटेंशियल यानी कि यूनिट वोल्ट, करंट यूनिट एम्पियर, तो इस टर्म का यूनिट क्या होगा, एम्पियर वोल्ट ओम। तो इस टर्म का यूनिट ओम होंगे, तो फिर इसका डायमेंशन भी क्या होगा, रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा। अब इस टर्म को जो रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है ये टर्म, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए, तब यहां पर सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्ट, अब ये ओम वाला टर्म है, तो मैक्सिमम वोल्ट अपॉन ओम मैक्सिमम एम्पियर होगा। तो फिर यहां पर हम आई नॉट लिख रहे हैं, आई इक्वल टू आई नॉट मैक्सिमम एम्पियर यानी कि मैक्सिमम करंट, जिसको कि एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट भी हम बोलेंगे या पहले भी बोले हैं, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको इक्वेशन नंबर 2 सपोज करते हैं। अब देखिए जो टर्म्स हम लोगों ने लिखा है, थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लें। ओमेगा एल के जगह पर हमने एक्स एल लिखा है, तो फिर पहले तो हम लिख लें एक्स सबस्क्रिप्ट एल, दिस इक्वल टू ओमेगा इनटू एल। इसको याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम पर यूज पड़ेगा। इक्वेशन नंबर इसको मैं 3 बोल रहा हूं। अब एक्सेल का नाम लिख दे रहे हैं, इसको आगे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा अपना इक्वेशन का काम कर लें, फिर इसको डिस्कस करेंगे आगे। तो एक्सेल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। जो एक इंडक्टर है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये जो है अपोजिशन टू करंट है। यदि इसका वैल्यू बढ़ा दिया जाए ये कम हो जाएंगे, तो एक्सेल इज अपोजिशन टू करंट। अब वी नोट बाई एक्सेल को आई नोट लिखे हैं, तो इसको भी मेंशन कर लीजिए। आई नोट करंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट, दिस इक्वल टू वी नोट एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज अपॉन एक्स एल। अब इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट, पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, या फिर बोलते हैं वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स भी है ये, मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे रहा हूं। अब ये जो इक्वेशन आया है हमारे पास, अब इसको अपने जो वोल्टेज की फेज एंगल है, फेज और वोल्टेज ओमेगा टी से यदि कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं, करंट का फेज ओमेगा टी माइनस π/2 हो गया है। मीन्स करंट की जो फेज है वो वोल्टेज से कम हो गए हैं, मतलब वोल्टेज चलेगा आगे आगे, करंट चलेंगे पीछे पीछे। अब इसको हम लोग बेटर समझ सकते हैं फेजर डायग्राम से। तो आइए फेजर डायग्राम लेते हैं पहले। फेजर डायग्राम इसके लिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है।
प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम अब हम यूज कर रहे हैं। ये ले लिया हमने। अब आप एक्सिस का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या कोई बिना एक्स वाई लिखे हुए भी ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग लिख ले रहे हैं थोड़ा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया हूं फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, तो जो पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज है वी नॉट, इसको एज वेक्टर एक एरो से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कर दिया। कहते क्या है इसको? वोल्टेज फेजर। जो फेजर डायग्राम पर एज वेक्टर, वेक्टर के जैसे जब हम लोग पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज को जब दिखा देते हैं तो फिर इसका नाम हो जाता है फेजर। और आपने पढ़ा है कि सारे फेजर्स जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करता है। तो थोड़ा सा मैं इसका रोटेशन दिखा देता हूं। जो भी फेजर होगा सब के सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फेजर का होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने शो कर दिया यहां से। अब ये एंगल जो फेज है, वोल्टेज की फेज, जो इक्वेशन हमारा है v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां से आप देखिए तो ओमेगा टी एंटी क्लॉकवाइज आप लेंगे, ले लिया हमने। नाउ अब करंट का हमें लेना है फेज। आई नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ एसी करंट, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एसी करंट। अब इसको फेजर डायग्राम पे हमें दिखाना है, तब इसको कैसे ड्रॉ करें? तो जैसा कि आप जानते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब कोई मेजरमेंट आप पॉजिटिव लेते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट को आप क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो फेजर का फॉरवर्ड डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। सारे फेजर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करते हैं, एंड सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल फेजर्स। तो फिर यदि माइनस आप लेते हैं फेज एंगल को, तो फिर आपको लेना होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ फेजर। तो फिर 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज पाई बाई 2 क्लॉकवाइज लीजिए एंगल इसके साथ 90 डिग्री पर। चलिए अभी हमने दिखाया। नाउ दिस इज आई नॉट। अब ये आई नॉट है, आई नॉट मीन्स करंट फेजर। इसको क्या कहेंगे? करंट फेजर। दिस एंगल इज पाई बाई 2। ऐसे तो सिंबल से भी देख रहे हैं, फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पाई बाई 2, ठीक है। ये सिंबल पाई बाई 2 90 डिग्री का सिंबल है। अब आप बोर्ड एग्जाम में यदि ड्रॉ करना है तो आप इतना ड्रॉ करके दे सकते हैं, बट जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि फेजर्स के जो कंपोनेंट होते हैं वर्टिकल एक्सिस पर, ये इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को बताते हैं। तो थोड़ा इंस्टेंटेनियस वैल्यू को भी दिखा लें हम लोग। आइए यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज फेजर की हेड से ड्रॉ किया। जैसा कि वेक्टर रिजोल्यूशन हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया है कि वेक्टर का एक्स एक्सिस से यदि एंगल आप ओमेगा टी देखते हैं तो फिर इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होगा वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो फिर वाई एक्सिस पर क्या होगा? कंपोनेंट वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहां से यहां तक दिस इज वी नॉट, ओ से हम दिखा रहे हैं, ओरिजिन से यहां से, ठीक है। ओ ओरिजिन, यहां से यहां की जो लेंथ हो गया दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब सिमिलरली आई नॉट के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए।
वाई एक्सिस पर, और देखिए कंपोनेंट क्या मिलता है। अब ये जो कंपोनेंट होंगे हमारे, यदि आप रिजोल्यूशन करके देखना चाहें तो चलिए मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं आपको, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो हमें। ठीक है, कोई समझने में दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा देता हूं। ये हो गया हमारा आई नोट, ये है वी नोट, दिस एंगल इज ओमेगा टी। अब ये एंगल है पाई बाई 2, तो ये वाला एंगल क्या होगा, आप पकड़ लिए आराम से। पाई बाई 2 यहां से यहां के एंगल, ये ओमेगा टी है, तो फिर ये एंगल हमारा होगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब आई नोट का कंपोनेंट यदि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं आप, ठीक है, यदि हम आई नोट का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो क्या होगा कंपोनेंट, आई नोट कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम कंपोनेंट लेते हैं तो फिर ये जो कंपोनेंट हैं, दिस विल बी, अब ये क्या होगा, दिस विल बी आई नोट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, बट क्या देख रहे हैं, ये कंपोनेंट ओरिजिन के नीचे आ गया है, तो जब कंपोनेंट ओरिजिन के नीचे होगा तो फिर माइनस साइन लगेंगे इसमें। ठीक है, अब माइनस साइन लग गया तो माइनस साइन को ले जाइए एंगल में, लगाइए माइनस साइन को, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा, तो फिर दिस इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, ये एंगल ओमेगा टी है, बी नोट का एंगल, ये एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल ओमेगा टी। ठीक है, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं यहां पर, एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं इस समय हम। ओमेगा टी एंगल, बी नोट का एंगल, यहां से यहां एंगल पाई बाई 2, यहां से यहां एंगल पाई बाई 2, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमें नहीं लेना है कंपोनेंट, जो फेजर की प्रॉपर्टीज हम देखे हैं, कंपोनेंट यानी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस हमें लेना है। तो फिर सोच लिए थोड़ा सा वेक्टर की तरह, जिस लाइन के साथ वेक्टर का एंगल देखते हैं उस लाइन पे आप कंपोनेंट क्या लेते हैं, आई नोट कॉस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यानी कॉस थीटा यूज करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन पे साइन थीटा यूज करते हैं। तो फिर कंपोनेंट आई नोट का हमारा ये जो कंपोनेंट है ये हो गया आई नोट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यानी प्रोजेक्शन, आई नोट का प्रोजेक्शन, आई नोट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बट ओरिजिन के नीचे कंपोनेंट प्रोजेक्शन, एंड सो कोऑर्डिनेट नेगेटिव, माइनस साइन डाला, माइनस साइन को साइन माइनस थीटा कर दिया, माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा, एंगल में माइनस लगा दिए, ओमेगा टी पॉजिटिव पाई बाई 2 नेगेटिव, एंड सो अब फेजर डायग्राम पर आ जाइए। ये जो कंपोनेंट हमारा होगा, दिस विल बी आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए बच्चा, प्रोजेक्शन ऑफ आई नोट ऑन वाई एक्सिस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ऑन वाई एक्सिस, दिस इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए, क्लियर हो गया। अब फेजर डायग्राम से एक बात बहुत क्लियर हमें दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, लेते हैं कंक्लूजन। मेंशन करिए, फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम, from this phasor diagram we have अब देखिए वोल्टेज
आगे और करंट पीछे, क्योंकि रोटेशन का फॉरवर्ड डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो यह है फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, करंट पीछे पीछे चल रहे हैं। तो फिर फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम वी हैव, अब हमें क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है करंट इन इंडक्टर, करंट इन इंडक्टर, या फिर कहें एसी करंट। ठीक है, ऐसे तो एसी सर्किट है, चलिए मैं एसी भी लगा देता हूं वर्ड, एसी करंट इन इंडक्टर आई नोट और आई दोनों समझेंगे। जो आई नोट के लिए वो आई के लिए भी समझेंगे। फेजर डायग्राम में दोनों बात को आपको समझना है, दोनों के लिए सेम ही बात होंगे, फेजर डायग्राम पर सेम होते हैं। तो एसी करंट इन इंडक्टर लैग्स या लैग्स बिहाइंड बोलते हैं, यानी पीछे चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, लैग्स बिहाइंड पीछे पीछे चल रहा है, या खाली लैग्स भी बोलते हैं लोग। चलिए मैं लैग्स बिहाइंड भी लिखते रहा हूं, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, या बोलें एसी वोल्टेज, lags behind the voltage by phase pi by 2, ठीक है, by phase pi by 2 और 90 डिग्री, pi by 2 90 डिग्री, साथ में जैसा कि ग्राफ पर देखे हैं वन साइकिल का 1/4 90 डिग्री होता है। आगे हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, तो फिर मैं ये भी लिख देता हूं, दैट इज 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल। तो गौर कर लीजिए, फ्रॉम दिस फेजर डायग्राम वी हैव, या वी सी दैट इट इज क्लियर दैट एसी करंट यानी कि करंट इन इंडक्टर आई नोट और आई लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, वोल्टेज को भी आप भी नोट भी बोल सकते हैं और भी, ठीक है, भी बोल सकते हैं, ठीक है, भी नोट और भी दोनों बोल सकते हैं वोल्टेज को, क्योंकि फेजर डायग्राम में वोल्टेज जो आप भी और भी नोट के लिए कोई कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम से, तो दोनों सेम होगा, ठीक है। तो नाउ यहां से, ठीक है, और भी नोट और भी बाय फेज पाई बाय 2 90 डिग्री 1/4 साइकिल। अब एक बात हम लोग और यहां पर बोल सकते हैं, ये जो टर्म है क्या है, कांस्टेंट, ये हो गया फेज कांस्टेंट। मैंने टर्मिनोलॉजी में इसको फाई बोल दिया था इससे पहले पिछली क्लास में, तो ये फाई के जगह पर पाई बाय 2 आ गया है, मेंशन कर दीजिए फेज कांस्टेंट फाई, फेज कांस्टेंट फाई इन करंट इज पाई बाय 2, और इसी को दूसरा नाम भी दिया है, 2-3 नाम हम लोगों ने बोला था पिछले क्लास में, एक नाम और मैं यहां लिख देता हूं, और फेज या फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज, या फेज डिफरेंस भी बोल सकते हैं, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर इज पाई बाय 2, या फिर 90 डिग्री बोलें। ठीक है, पाई बाय 2 और 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो फेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज
और करंट के बीच ये जो फेज़ हैं, फेज़ कांस्टेंट है, फेज़ डिफरेंस भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो दोनों के बीच में जितना एंगल बन रहा है इनके फेज का डिफरेंस है। या फिर मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं, वोल्टेज का फेज ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, माइनस कर लीजिए, वोल्टेज के फेज में से करंट के फेज को माइनस कर लीजिए, क्या बचेगा, पाई बाई टू बचेंगे। तो फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज बिटवीन या फिर फेज डिफरेंस बोल दें, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन इंडक्टर इज पाई बाई टू और 90 डिग्री। चलिए अच्छा, ये फेजर डायग्राम से हम लोगों ने देख लिया क्या सब हमें दिखाई पड़ रहा था। अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं वोल्टेज का और करंट का जो ग्राफ है ये किस तरह का ग्राफ आता है। चलिए, तो वोल्टेज का इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का तो यही इक्वेशन नंबर 2 जो हमारा है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये देखते हैं ग्राफ ऑफ V यानी AC वोल्टेज एंड I AC करंट। अब जो ग्राफ है हम लोग 1 साइकिल के लिए ड्रॉ करके देख लेंगे, थोड़ी सी जांच कर लेंगे किस तरह का ग्राफ आता है। इसमें हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली भी ले लेंगे और ओमेगा टी के अकॉर्डिंगली भी ले लेंगे, ठीक है ना, 2 तरह का ग्राफ हम लोग यहाँ पर देख लें। चलिए, इस इक्वेशन को मैं नीचे लिखता हूँ, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस एक्सेस पर V एंड I दोनों लेंगे हम लोग एक बार में, V एंड I। नाउ इस एक्सेस के अलॉन्ग ले रहे हैं T, टाइम ले रहे हैं। फिर सिमिलरली, ठीक है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग इसी तरह से हम लोग V एंड I दोनों लेंगे, ठीक है। और अब हम ले रहे हैं फेज, इधर के तरफ ओमेगा टी यानी कि फेज लेते हैं, फेज एंगल। वोल्टेज का ग्राफ तो जैसा कि ऑलरेडी आप ड्रॉ कर चुके हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो फिर इसका इक्वेशन ज्यों का त्यों है, तो फिर इसके ग्राफ भी ज्यों का त्यों ड्रॉ कर लीजिए। अब थोड़ा मार्क कर देते हैं टाइम को, जैसा कि आपको याद होगा यहाँ पर टाइम T/4, यहाँ पे टाइम मिला T/2, कैपिटल T, टाइम पीरियड ऑफ AC, टाइम ऑफ 1 साइकिल ऑफ AC, कैपिटल T। फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग पीक वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम हमारा हुआ 3T/4 एंड फुल टाइम पीरियड T। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं सेम टू सेम, क्योंकि इक्वेशन सेम है। अब सेम बात यहाँ भी, ओमेगा टी एंगल हम ले रहे हैं, जैसा कि ड्राइंग के टाइम में आप देखे हैं एंगल 0, T/4 रखेंगे तो एंगल आएगा π/2। जब T/2 रखिए ओमेगा टी में, ओमेगा टी जो है ओमेगा 2π कैपिटल T एंड स्मॉल t की वैल्यू रखते जाइए। तो जब T/4 हमने लिया तो T/4 लेने पर ओमेगा टी क्या होगा, 2π
अपॉन टी मल्टीप्लाई टी बाई 4, टी से टी कैंसल, यानी पाई बाई 2 हो गया। तो पाई बाई 2, अब यहाँ से प्लस पाई बाई 2 करिए तो फिर ये पाई हो जाएंगे, फिर प्लस पाई बाई 2 करिए तो 3 पाई बाई 2 हो जाएंगे, प्लस पाई बाई 2 करिए तो क्या हो जाएगा 2 पाई। चलिए मार्क कर दिया। अब इस इक्वेशन से आप आराम से एंगल देख सकते हैं। अब आते हैं करंट पर। तो करंट का इक्वेशन थोड़ा 1-2 वैल्यू मैं आपको लेकर दिखा देता हूं जिससे कि ड्राइंग में आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये जो करंट की इक्वेशन है इसमें हम ले रहे हैं T0। जब T इक्वल टू 0 लेंगे तो फिर I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी 0 माइनस पाई बाई 2। नाउ माइनस पाई बाई 2 बचेगा, साइन माइनस पाई बाई 2 इज माइनस साइन पाई बाई 2 -1, एंड सो आई इक्वल टू माइनस आई नॉट। अब देखिए बच्चों कि जब टाइम ज़ीरो तो फिर करंट का पीक वैल्यू नेगेटिव में यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और थोड़ा हम लोग करंट की जो पीक वैल्यू है वोल्टेज से थोड़ा सा छोटा लेंगे, क्योंकि करंट को रेजिस्टेंस अपोज करता रहता है, इसलिए लोग जनरली थोड़ा इसकी वैल्यू को छोटा दिखाते हैं। ये बात हम लोग डिस्कस कर रखे हैं ऑलरेडी। तो फिर थोड़ा सा इससे कम हाइट लेंगे, करंट का पीक वैल्यू थोड़ा सा जो है हम इससे कम लेंगे। चलिए ये मैंने लिया पीक वैल्यू, ठीक है, ये बड़ा ये थोड़ा छोटा करंट के लिए। अब ग्राफ तो साइन का है, एंड सो नेचर जो है साइनोसॉइडल होगा। पहले T0 पर लिया है, अब जरा T/4 रखिए। तो फिर T इक्वल टू जब T/4 पुट करेंगे देन I इक्वल टू क्या होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखिए, ओमेगा 2 पाई बाई टी, टी के जगह T/4 रखिए, रख दिया, माइनस पाई बाई 2 करके देखिए क्या आता है, टी से टी कैंसल, क्या बच रहा है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 0। अब ये 0 हो गया, साइन 0 यानी करंट हो गया 0। तो T/4 टाइम रखने पर ओमेगा टी का वैल्यू पाई बाई 2 लेने पर, पाई बाई 2 ओमेगा टी का वैल्यू लेने पर क्या हो जा रहा है करंट हमारा 0। तो इसको डॉटेड से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ओमेगा टी 0 जब T0 ओमेगा टी 0, करंट इतना बड़ा यानी इससे थोड़ा छोटा पीक वैल्यू वोल्टेज से थोड़ा कम करंट का। और जब पाई बाई 2 हुआ ओमेगा टी पाई बाई 2 हुआ, ओमेगा टी के जगह पर देखिए पाई बाई 2 जब हो गया तो फिर करंट हो गया हमारा 0। अब यदि पाई लेते हैं ओमेगा टी के जगह पर, टाइम लेते हैं T/2 रख के देखिए, T इक्वल टू T/2 यदि लेते हैं तो फिर I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा 2 पाई बाई टी, या ओमेगा के जगह 2 पाई बाई टी कैपिटल T इंटू स्मॉल t के जगह पे T/2 माइनस पाई बाई 2। अब देखिए कितने बच रहे हैं, टी कैंसल, 2 से 2 कैंसल, पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होगा पाई बाई 2, ठीक है। ये पाई माइनस पाई बाई 2 करेंगे, पाई बाई 2 होगा, साइन पाई बाई 2 इज 1, एंड सो आई नोट होंगे, यानी T/2 टाइम पर करंट का पीक वैल्यू इतना हाइट, जितना हाइट यहाँ लिए हैं उतना ही हाइट T/2 टाइम पर लेंगे। अब ड्रॉ कर दीजिए ग्राफ को, ड्रॉ कर दिया। अब देखिए बच्चों जरा गौर से, वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है ये क्या देखते हैं, पहले आ चुका है T/4 टाइम पर ही वोल्टेज का पीक वैल्यू आ चुका है। करंट का पीक वैल्यू T/2 टाइम पर आ रहे हैं,
मतलब वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, जल्दी बढ़ के मैक्सिमम हो जा रहा है, करंट पीछे पीछे चल रहे हैं वोल्टेज के, करंट बाद में मैक्सिमम हो रहे हैं। अब इसी ग्राफ को आप रिपीट कर सकते हैं, इसलिए और वैल्यूज मैं नहीं ले रहा हूं। चलिए थोड़ा यहां भी दिखा दें हम लोग। जब ओमेगा टी पे टी को T/2 लिए हैं तो देखिए ओमेगा टी के जगह पर क्या मिला है, ओमेगा टी के जगह पर पाई। जब पाई हो गया एंगल, जब एंगल पाई हो गया, ओमेगा टी पाई हो गया, तो फिर करंट मैक्सिमम जितना हाइट ये लिए हैं, यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ करंट उतना ही यहाँ पर लीजिए, पाई फेज एंगल पाई पर, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज से कम लेना है। सेम बात यहां से देख रहे हैं कि वोल्टेज पहले ही पीक वैल्यू गेन कर चुका है, करंट का पीक वैल्यू बाद में आ रहा है। अब इसी पैटर्न पे आगे यदि ये सब वैल्यूज आप रखेंगे, जैसे मैंने दिखा दिया है रख करके, ठीक है, ये वैल्यूज रखेंगे यदि आप यहाँ पर, तो फिर इसी पैटर्न पे फिर ये आएगा 0, फिर टी टाइम पर पीक, टी टाइम पर पीक वैल्यू, कैपिटल टी टाइम पीरियड पे पीक वैल्यू। अब इसी पर आप इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको भी चाहें तो ऐसे रिपीट कर सकते हैं, ऐसे रिपीट कर सकते हैं। सिमिलरली 3π/2 रखिए ओमेगा टी के जगह पर, आपको मिलेगा करंट 0, फिर 2π रखिए, करंट का पीक वैल्यू आवेगा। अब ये है ग्राफ हमारा फॉर भी वोल्टेज के लिए, और ये जो ग्राफ हमारा है डॉटेड वाला ग्राफ, मैं इसको डॉटेड ही कर दे रहा हूँ, दिस इज फॉर आई करंट के लिए। सिमिलरली ये है ग्राफ हमारा फॉर भी वोल्टेज के लिए, एंड ये जो डॉटेड वाला ग्राफ है दिस ग्राफ इज फॉर आई। और जैसा कि हमें दिखाई पड़ा है कुछ ग्राफ से, तो एक लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं, हैंस वोल्टेज गेंस पीक वैल्यू, यानी कि V0 बिफोर द करंट gains its पीक वैल्यू, यानी I0। इस तरह से इंडक्टर में वोल्टेज आगे आगे चलते रहते हैं, करंट जो है उसके पीछे पीछे चलते रहता है। वोल्टेज पहले बढ़ के मैक्सिमम पर आता है, करंट बाद में बढ़ के मैक्सिमम पर आते हैं। चलिए बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से सारे काम हम लोग करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे सारे टॉपिक्स। अब थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन 3 जो बचा के रखे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए, अब थोड़ा हम लोग इस पर बात कर लें। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, चलिए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। एक्सेल के बारे में यूनिट तो इसका पता चल चुका है, ठीक है, जो पता चल चुका पहले, ओम, यूनिट ओम है, और इसके जो डायमेंशन होगा वो रेजिस्टेंस का होगा। अब अलग से जरा इस टॉपिक को देख लें, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स सबस्क्रिप्ट एल, और फॉर्मूला सामने में है, ओमेगा इंटू एल ऑफ एन इंडक्टर, एक इंडक्टर के जिसमें सेल्फ इंडक्शन होता है, उस कॉइल का, उस सोलेनॉइड का जिसमें सेल्फ इंडक्शन होते हैं, इंडक्टर कहते हैं। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, पहले इसको डिफाइन कर दें हम। इट इज यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड या कहिए अप्लाइड, ऑफर्ड या फिर दूसरा वर्ड इसका अप्लाइड भी बोल सकते हैं। तो इट इज मेजर, ये जो मेजरमेंट है किसका, अपोजिशन का, विरोध करने का। इट इज मेजर ऑफ अपोजिशन ऑफर्ड बाय
an inductor to current in an AC circuit. Its unit and dimensions. Its units and dimensions are same as resistance यानी कि R, लेकिन बच्चों दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस नहीं है, अपोज करता है, करंट को अपोज करता है। यदि ये बढ़ गया तो इसी करंट को कम कर देगा सर्किट में, बट रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते इसको। आप क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो थोड़ा मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ डिफरेंस दोनों के बीच में। रेजिस्टेंस इज ड्यू टू collision of free electrons with atoms of conductor या फिर पॉजिटिव आयंस ऑफ कंडक्टर। तो जो कोलिजन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो एटम सब से कोलाइड करते हैं, इस वजह से रेजिस्टेंस होते हैं। बट इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ड्यू टू changing magnetic field in the inductor on passing AC current। अब देखिए, जब AC करंट आप पास करेंगे इंडक्टर में तो क्या होगा? अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाने की वजह से एक अपोजिशन ऑफर करता है, अप्लाई करता है इंडक्टर, जिसको कि नाम मिला है इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जो इसके इक्वेशन है उस पर भी हम गौर कर लें। जो हम लोगों ने लिखा है XL इक्वल टू ओमेगा L, और आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू। जैसा कि हम लोग टर्मिनोलॉजी देख चुके हैं, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ AC या AC वोल्टेज, AC करंट। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज, AC करंट। ठीक है। अब देखिए, जो XL है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। या फिर आप न्यू भी बोल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बोल सकते हैं। बट रेजिस्टेंस is not proportional to R is not proportional to omega। अब XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब यहीं पर यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, लिया हमने इस एक्सिस पर ओमेगा या न्यू, दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, बिकॉज ओमेगा और न्यू तो प्रोपोर्शनल है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और सीधे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये ले लिया हमने XL। तो जो इनके ग्राफ होंगे
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओमेगा इंटू एल, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये इसके ग्राफ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, थोड़ी सी एक और बात हम लोग एक्सेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी, यानी एसी करंट, एसी वोल्टेज, सीधे शॉर्ट में एसी लिखा, ओमेगा और न्यू इज वेरी हाई देन एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, ये क्या होगा, बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, दिस विल बी वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा जब हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस तो क्या होगा, एसी को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, एसी सर्किट में करंट नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो फिर इस समय जो सर्किट है, एसी सर्किट है, वो ओपन सर्किट की तरह हो जाएगा, करंट नेग्लिजिबल या पूरा रोक दिया करंट को, तो फिर करंट जीरो, तो फिर देन आई इक्वल टू जीरो, या फिर नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, नेग्लिजिबल। So in this condition AC circuit, purely resistive AC circuit, purely inductive AC circuit, purely inductive AC circuit will be an open circuit, अब यदि फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो तब क्या होगा, इफ फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, यदि फ्रीक्वेंसी कम हो जाए देन उसका क्या इफेक्ट होगा। फॉर लो फ्रीक्वेंसी एसी के लिए, जब ओमेगा बहुत छोटा होगा, न्यू बहुत छोटा होगा, तो फिर इस हालत में एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इज वेरी स्मॉल, ये बहुत कम होंगे, तब तो फिर करंट को रोकेगा नहीं। यदि अपोजिशन बहुत कम हो गया तो करंट को अपोजिशन नहीं मिलेंगे, तो फिर देन इंडक्टर acts like pure conductor, मतलब कि pure conductor means having R equal to 0 या approximately 0, R negligible। तो लो फ्रीक्वेंसी यदि AC का हो गया, AC सोर्स का यदि लो फ्रीक्वेंसी हो गया, तो इंडक्टर जो है ये प्योर कंडक्टर के तरह काम करने लगेंगे। ठीक है, अब यदि डीसी हम देखें डाल करके तब क्या होता है। फॉर डीसी, चलिए थोड़ा डीसी देकर जांच कर लें। तो फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेंट डीसी के लिए, फॉर एसटीडी डीसी, कांस्टेंट डीसी फ्रीक्वेंसी न्यू 0, ओमेगा 0, तो फिर यहाँ पर एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल इक्वल टू क्या होगा, 0। तो फिर इंडक्टर जो है वो प्योर कंडक्टर की तरह यहाँ भी काम करने लगेंगे। सो इंडक्टर allows total DC to pass through it like
प्योर कंडक्टर, लाइक अ प्योर कंडक्टर यानी कि रेजिस्टेंस जिसके 0 होते हैं, आप उसको प्योर कंडक्टर कहते हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये ले लिया हमने एक इंडक्टर, इसमें एक एसी का सोर्स लगाया, सोर्स ऑफ एसी, एंड इसमें एक बल्ब लगा रहे हैं। ठीक है, ये एक बल्ब लगाया। चलिए एक स्विच भी लगा देते हैं। दिस इज बल्ब। ठीक है, ये बल्ब है, ये स्विच दिखाया हमने, इंडक्टर। यदि हम लोग स्विच ऑन करते हैं, क्या होगा? बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, दिस इज बल्ब, ये हमने ले लिया है बल्ब। दिस इज लो वोल्टेज बल्ब, या सीधे बल्ब बोलिए, बल्ब। तो ये बल्ब, स्विच को क्लोज करेंगे, बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि आवेगा एसी। यदि हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन रॉड डाल दें तो क्या होगा? ये लिया हमने सॉफ्ट आयरन रॉड। यदि इसको हम इंडक्टर के अंदर यदि इंसर्ट कर दें, इंडक्टर के अंदर यदि हम डाल दें इसको, देन क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है इस समय। ये है आयरन रॉड, आयरन रॉड। तो यदि आप इंडक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे, इसको डालेंगे आयरन रॉड को, तो डालने पर क्या होगा? जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में जाते ही आयरन रॉड मैग्नेटाइज हो जाता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड, खुद इंडक्टर क्या होगा? ड्यू टू करंट, एक इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। तो व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड, ठीक है, व्हेन आयरन रॉड इज इंसर्टेड in an inductor in an AC circuit, then magnetic field and magnetic flux in inductor increase, in inductor increase due to which अब L इंक्रीज हो जाएंगे, L यानी सेल्फ इंडक्टेंस, एंड XL इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज, ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ते ही ये बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं फाई इक्वल टू बी इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड यदि परपेंडिकुलर है तो बी इंटू ए। अब मैग्नेटिक फील्ड यदि बढ़ गया तो फ्लक्स बढ़ जाएंगे, और फ्लक्स बढ़ जाएगा तो जैसा कि आप पढ़े हैं फाई इक्वल टू एल इंटू आई, तो फिर एल बढ़ जाएगा, फाई के बढ़ जाने से एल बढ़ जाएंगी, और एल यदि इंक्रीज हो गया तो फिर हम लोग यहाँ से फील कर सकते हैं कि यदि एल इंक्रीज हो गया तो एक्सएल इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक्सएल इंक्रीज, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? देन लार्जर फ्रैक्शन, माने बड़ा भाग, बड़ा पार्ट, लार्जर फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज
larger fraction of applied AC voltage appear across the inductor, ठीक है, जैसा कि आपने देखा I नोट इक्वल टू बी नोट बाई एक्सएल एंड सो बी नोट इक्वल टू आई नोट एक्सएल मीन्स यदि ये बढ़ गया, इंक्रीज हो गया यदि एक्सएल, तो वोल्टेज इसके क्रॉस बढ़ जाएंगे, यानी इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज बढ़ जाएंगे। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है इसका बड़ा फ्रैक्शन, लार्जर पार्ट, बड़ा पार्ट जो है एपियर, ये आ जाते हैं, एपियर हो जाते हैं अक्रॉस द इंडक्टर एंड voltage across the bulb, voltage across the bulb becomes small and glow of the bulb becomes less, कम हो जाते हैं, या फिर कहिए ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज, बल्ब की जो ग्लो है वो कम हो जाएंगे क्योंकि बल्ब के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो फिर जो पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब, आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पढ़ेंगे, तो ये कम हो जाएंगे। तो फिर बल्ब जो है कम एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर पाएगा, पावर कम हो जाएंगे यदि, तो एनर्जी कम हो जाएंगे, कम एनर्जी को बल्ब लाइट में कन्वर्ट कर पाएगा तो कम लाइट देगा। चलिए बच्चों, हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे करेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि कैपेसिटर वाली एसी सर्किट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।